जरा सोचिए, एक बेहद खौफनाक कातिल जो अपने हर शिकार के पास अपनी पहचान का एक अजीबोगरीब निशान छोड़ जाता है, और फिर भी कानून के लंबे हाथ उस तक नहीं पहुंच पाते। सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी हो। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई फिल्म नहीं है। ये उन कई डरावनी सच्चाइयों में से एक है जो भारतीय न्याय प्रणाली की फाइलों में आज भी कहीं धूल खा रही हैं। आज की इस चर्चा में हम ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम भारत के 14 ऐसे अनसुलझे हत्याकांडों पर नजर डालेंगे जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये ऐसी 14 जिंदगियां हैं जिन्हें बेहद बेरहमी से छीन लिया गया, और बदले में क्या मिला? बस दर्जनों नाकाम जांच और वो अपराधी जो हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो गए। हम उन सबूतों, गवाहों और सिस्टम की उन बहुत बड़ी कमियों को देखेंगे जिनके कारण ये कातिल आज भी आजाद घूम रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली थीम से, रात के अंधेरे में शिकार करने वाले सीरियल किलर्स। इसमें सबसे खौफनाक बात यह है कि कत्ल का एक ही तरीका दो बिल्कुल अलग अलग शहरों में आतंक का कारण बना। 1989 में कलकत्ता की सड़कों पर सोते हुए कम से कम 13 बेघर लोगों की हत्या कर दी गई। तरीका बेहद दर्दनाक था। एक भारी पत्थर से उनके सिर कुचल दिए गए। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात क्या है, ठीक यही तरीका 1985 से 1988 के बीच मुंबई में भी देखा गया था। लेकिन दोनों शहरों के इन मामलों को जोड़ने वाला कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाया। क्या ये कोई एक ही कातिल था, कोई गिरोह, या फिर कोई कॉपीकैट? सच तो ये है कि हम आज तक नहीं जानते। अब ये अगला मामला स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे कातिल अपनी एक खौफनाक पहचान छोड़ जाते हैं। 2006 और 2007 के दौरान मुंबई के पॉश इलाके जैसे चर्च गेट और मरीन लाइन्स खौफ के साये में जी रहे थे। कातिल ने 7 बेघर लोगों और कैब ड्राइवरों को अपना शिकार बनाया। पीड़ितों को दर्जनों बार चाकू मारा गया या पीट पीट कर मार डाला गया। उन्हें कमर के नीचे से निर्वस्त्र तक कर दिया गया था। लेकिन सबसे अजीब बात, 2 शवों के ठीक पास किंगफिशर बियर के खाली डिब्बे मिले, और बस इसी वजह से मीडिया ने उसे द बियर मैन का नाम दे दिया। तो इस मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब पुलिस को आखिरकार एक सुराग मिला। स्निफर डॉग्स की मदद से मरीन लाइन स्टेशन के वॉशरूम से एक शर्ट बरामद हुई, जिसके आधार पर रविंद्र कांट्रोले नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान कांट्रोले ने एक बहुत ही चौंकाने वाला कबूलनामा किया। उसने केवल 7 नहीं बल्कि पूरे 15 मर्डर करने की बात स्वीकारी। लेकिन बदकिस्मती से ये न्याय की जीत नहीं थी। 2009 में अदालत में स्वीकार्य सबूतों की भारी कमी के कारण कांट्रोले को रिहा कर दिया गया, और असली बियर मैन का वो रहस्य आज भी अनसुलझाई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी थीम की तरफ, जो है हाई प्रोफाइल हत्याएं और सत्ता का खेल। 1988 की इस घटना ने भारतीय संगीत जगत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। अमर सिंह चमकीला, जो गरीबी से उठकर एक बहुत बड़े पंजाबी फोक स्टार बने थे, उनके गाने गांव की असल सच्चाई बयां करते थे। हालांकि उनके कुछ बोल काफी विवादास्पद भी माने जाते थे। 8 मार्च 1988 को पंजाब के मैसमपुर में जब वो और उनकी पत्नी अमरजोत अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। हमलावर बिना कोई सुराग छोड़े वहां से गायब हो गए। कुछ अनुमान कहते हैं कि इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ था, लेकिन असली सच कोई नहीं जानता। अब जरा 1999 के इस बेहद सनसनीखेज मामले को देखिए। इंडियन एक्सप्रेस की जानी मानी पत्रकार शिवानी भटनागर की उनकी ही अपार्टमेंट में हत्या कर दी गई। आरोप लगा आईपीएस अधिकारी रविकांत शर्मा पर। इस मामले में 2 बिल्कुल अलग अलग थ्योरी सामने आई। अभियोजन पक्ष का कहना था कि शिवानी के पास सेंट किट्स मामले से जुड़े कुछ राजनीतिक रूप से संवेदनशील दस्तावेज थे और वो शर्मा को ब्लैकमेल कर रही थीं। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष का कहना था कि शर्मा और भटनागर के बीच एक व्यक्तिगत संबंध था जिसे शिवानी उजागर करना चाहती थी, और इससे शर्मा की प्रतिष्ठा को सीधा खतरा था। अंततः क्या हुआ? एक लंबी और थका देने वाली सुनवाई के बाद सबूतों के अभाव में हाईकोर्ट ने शर्मा को पूरी तरह से बरी कर दिया। और ये हमें एक और खौफनाक कहानी की ओर ले जाता है, जो साफ दिखाती है कि कैसे सत्ता और दौलत इंसान को पूरी तरह अंधा कर देती है। पी राजगोपाल, जो एक बेहद सफल रेस्टोरेंट चेन के मालिक थे, वो अपने ही एक कर्मचारी की पत्नी जीवज्योति के प्यार में पागल हो गए। जब जीवज्योति ने शांताराम नाम के व्यक्ति से शादी कर ली तो राजगोपाल का जुनून और भी ज्यादा बढ़ गया। अक्टूबर 2001 में पुलिस को शांताराम का शव मिला, जिनकी दम घुटने से मौत हुई थी।
राजगोपाल को दोषी भी ठहराया गया, लेकिन वो अपनी दौलत और रसूख के चलते बार बार मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल लेते रहे और उनका बिजनेस फलता फूलता रहा। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा निराशाजनक है, नष्ट किए गए सबूत और अधूरा न्याय। ये हमारी तीसरी थीम है। रिजवानुर रहमान के मामले की इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। ये एक बेहद दुखद कहानी बयां करती है। 30 साल के रिजवानुर ने एक अमीर हिंदू लड़की से गुपचुप शादी कर ली थी। जब लड़की के रसूखदार पिता को ये बात पता चली तो पुलिस का दबाव शुरू हो गया। राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने सीधा हस्तक्षेप किया और रिजवानुर को अपनी पत्नी को 7 दिन के लिए मायके भेजने पर मजबूर किया गया। वादा ये किया गया था कि वो वापस आएगी, लेकिन 11वें दिन उनकी आखिरी बात हुई और 14वें दिन रिजवानुर का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने इसे तुरंत आत्महत्या घोषित कर दिया, बावजूद इसके कि पुलिस की भूमिका पर ही गंभीर सवाल उठ रहे थे। ये न्याय की एक बहुत बड़ी विफलता थी। और अगर न्याय प्रणाली की विफलता की बात करें तो उसका सबसे बड़ा प्रतीक शायद यही केस है, 2008 का नोएडा डबल मर्डर। 13 साल की आरुषि तलवार और घरेलू सहायक हेमराज की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरे देश की मीडिया ने इस मामले को इस कदर सनसनीखेज बना दिया कि पूछिए मत। पुलिस ने भी जल्दबाजी में आरुषि के माता पिता राजेश और नूपुर तलवार को ही दोषी मान लिया। लेकिन इस मामले में जो सबसे ज्यादा खौफनाक था वो अपराध नहीं बल्कि पुलिस की जांच का तरीका था। ये जो 22 का आंकड़ा है ना, ये पुलिस जांच की भारी लापरवाही की चीख चीख कर गवाही देता है। क्राइम सीन से जो 24 फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे उनमें से 22 पूरी तरह से धुंधले और बिल्कुल बेकार थे। हद तो तब हो गई जब पुलिस फोटोग्राफर ने छत पर मौजूद खून से सने पैरों के निशानों की तस्वीरें तक नहीं ली जहां हेमराज का शव मिला था। माता पिता को 2013 में सजा सुनाई गई, लेकिन 2017 में उन्हें बरी कर दिया गया। तो सवाल अब भी वहीं का वहीं है, असली कातिल आखिर कौन है? जो भी है वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। इसी कड़ी में 2008 का चेन्नई ट्रिपल मर्डर केस भी आता है। एक बुजुर्ग दंपति और उनकी नौकरानी की हत्या कर दी गई और इसे डकैती का मामला बता दिया गया। पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर को मुख्य संदिग्ध तो बना दिया, लेकिन जांच में कमियां ही कमियां थीं। घर से जो आभूषण और संपत्तियां गायब हुई थीं, उनका पुलिस रिपोर्ट में कोई जिक्र तक नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इस मामले की जांच कर रहे असिस्टेंट कमिश्नर को ही 1 साल बाद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अब आप ही सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो वहां न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? चलिए अब कुछ ऐसे मामलों की ओर बढ़ते हैं जो इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों से निकलकर आते हैं। हमारी चौथी थीम, खौफनाक और अजीबोगरीब। यहाँ देखिए कि कैसे एक इंसान खुद अपनी मौत की साजिश रचता है। बात 1984 की है। केरला में सुकुमारा कुरुप ने सिर्फ 8 लाख रुपए का जीवन बीमा हासिल करने के लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली योजना बनाई। उसने बिल्कुल अपने जैसा दिखने वाला एक बेगुनाह आदमी ढूंढा, जिसका नाम चाको था। उसे जहर दिया, मारा और फिर एक कार में रखकर जला दिया ताकि दुनिया को ये लगे कि कुरुप मर चुका है। पुलिस ने उसके साथियों को तो पकड़ लिया, लेकिन सुकुमारा कुरुप वो पुलिस के चंगुल से ऐसा फिसला कि आज तक भारत का सबसे लंबे समय से फरार अपराधी बना हुआ है। कहते हैं ना कि सच्चाई कभी-कभी फिक्शन से भी ज्यादा डरावनी होती है। 2015 में कोलकाता पुलिस को एक घर की खिड़की से धुआं निकलने की खबर मिली। जब वे दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसे तो जो नज़ारा उन्होंने देखा वो सीधा एल्फ्रेड हिचकॉक की किसी हॉरर फिल्म साइको जैसा लग रहा था। उस घर के अंदर बाथरूम में 77 साल के पिता की जली हुई लाश पड़ी थी, लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि पार्थो डे नाम का शख्स अपनी ही बहन के कंकाल के साथ पिछले कई महीनों से रह रहा था। उसी कमरे में कुत्तों की हड्डियों से भरे 2 बैग भी रखे हुए थे। वहां मिली डायरियों से पता चला कि ये परिवार कितनी गहरी मानसिक बीमारियों और अजीबोगरीब रिश्तों से जूझ रहा था। पार्थो अपनी मृत बहन की आत्मा से बात करने का दावा करता था। इस घर के असली रहस्य शायद उन डायरियों के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। और अब हम अपनी इस चर्चा के अंतिम और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं, थीम 5, कातिल जो आज भी आज़ाद हैं। जरा इन 2 मामलों की तुलना करके देखिए। 2003 में दिल्ली में 7 साल की मासूम गरिमा शर्मा सिर्फ कैंडी खरीदने के लिए घर से निकली थी। कुछ ही घंटों बाद उसका शव एक पार्क में मिला। उसका सिर बेरहमी से एक दीवार से कुचला गया था। कातिल का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ 2007 में 24 साल की इंजीनियरिंग छात्रा स्नेहल गवारे का शव उनके ही घर में उन्हीं के बिस्तर के नीचे मिला। शक उनके बॉयफ्रेंड पर गया जो अमेरिका चला गया था। उसे गिरफ्तार भी किया गया,
लेकिन फिर सबूतों की कमी का हवाला देकर छोड़ दिया गया। दोनों ही मामलों में न्याय पूरी तरह से विफल रहा। और फिर आता है 2008 का गोवा का स्कारलेट कीलिंग मामला। एक युवा लड़की छुट्टियां मनाने भारत आई थी और कुछ दिनों बाद उसकी लाश समुद्र तट पर मिलती है। पुलिस ने इसे तुरंत डूबने से हुई मौत बताकर रफा दफा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने हार नहीं मानी। जब दूसरा पोस्टमार्टम हुआ तो साबित हो गया कि स्कारलेट को ड्रग्स दिए गए थे और उसका रेप किया गया था। उसकी मां पूरे 15 सालों तक भारतीय अदालतों के चक्कर काटती रही, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण किसी को भी सजा नहीं मिली। एक मां आज भी जवाब का इंतजार कर रही है। इन सब कहानियों का असली दर्द इस एक कोट में छुपा है। जब हम इन मामलों को सिर्फ एक अनसुलझे रहस्य की तरह देखते हैं, तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इन फाइलों के पीछे जिंदा लोग हैं। वो माता-पिता, वो भाई-बहन जो दशकों से बस उस एक दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें पता चलेगा कि उनके अपनों के साथ उस रात असल में क्या हुआ था। तो अंत में हमारे सामने यही सवाल बचता है, क्या इन मामलों की सच्चाई कभी सामने आ पाएगी? जब सबूत ही मिटा दिए गए हों, गवाह अपनी बातों से पलट गए हों और खुद जांच प्रणाली पर ही इतने बड़े सवाल उठ रहे हों, तो क्या इन 14 हत्याओं के शिकार लोगों को कभी इंसाफ मिल सकेगा? या फिर ये फाइलें बस किसी पुलिस स्टेशन के धूल भरे कमरे में हमेशा के लिए बंद रहेंगी? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।